सेलुलर अडप्टेशन रिवर्सिबल चेंजेस डेट कैन बी, इसमें क्या है फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं जैसे प्रेगनेंसी में यूट्राइन की इनलार्जमेंट होती है, पैथोलॉजिकल जैसे कि मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी होती है, सेकेंडरी टू सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन। अगर इफ स्ट्रेस इज एग्जिस्ट और रेजिस्टेंट तो अडेप्टेशन हो जाती है हमारे पास, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट सेल इंजरी हो जाती है। सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से इंजरी हो जाती है, मायोफिब्रिल्स का हार्ट फेलियर होता है। हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स भर जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, और हाइपरप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है, सेल्स के नंबर का भर जाना, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। एक्सिस स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास जो है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, जिसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बाद वो कार्सिनोमा बन जाए। ट्रॉफी का मतलब है मांस के सेल में डिक्रीज आना, सेल साइज कम हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो उबिक्विटेंट प्रोटीएस पाथवे है वो साइटोस्केलेटन की डिग्रेडेशन क्या है या आउटोफेजी की वजह से हो रही है, इसकी और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गई है या सेल्स की डेथ हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है। वजह क्या हो सकती है, ब्लड सप्लाई लॉस होगी, नर्व सप्लाई लॉस होगी, हार्मोनल स्टिमुलेशन लॉस होगी, पुअर न्यूट्रिशन है। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है, मेटाप्लेजिया मतलब रीप्रोग्रामिंग होगी हमारे पास स्टेम सेल्स की, वन सेल टाइप जो है अनदर बन गई है, ताकि वो जो रेजिस्टेंट है ना वो रेजिस्टेंट सेल बन जाए, जैसे कि बैरेट एसोफेगस हो जाता है एसिड की वजह से, गैस्ट्रोएसोफेगल या टोबैको स्मोकिंग की वजह से हमारा जो रिस्पायरेटरी सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में चले जाते हैं और उसकी वजह से मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया हो सकता और वो कार्सिनोमा में जा सकता है। मेटाप्लेजिया और कनेक्टिव टिश्यू के नाल से होकर जिसके अंदर हमारे पास आता है मायोसाइटस ओसिफिकेंस फॉर्मेशन ऑफ बोन विद इन मसल आफ्टर ट्रॉमा। डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड प्रीकेंसी एपिथेलियल सेल ग्रो नॉट कंसिडर अ ट्रू अडप्टिव रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है डिसऑर्गेनाइज प्रीकेंसी एपिथेलियल सेल ग्रोथ है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज और शेप जो है ख़राब हो जाता है, पिलियोमॉर्फिज्म कहते हैं, टिश्यू की रोटेशन जो है वो लॉस हो जाती है, न्यूक्लियर चेंजेस में यानी न्यूक्लियर का साइज बढ़ जाता है, इसमें माइटोसिस ज़्यादा हो रही थी, साइटोप्लाज्मिक रेशियो से क्लम्प टोमेटन आ जाता है। माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लेजिया में अभी एंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व नहीं किया है एपिथेलियम की, ठीक है। अब हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, इसमें हाइपरप्लेजिया में हमारे पास जो है सेल नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, हाइपरट्रॉफी में प्रोटीन ऑर्गेनल्स बढ़ रहे हैं, ट्रॉफी में हमारे पास प्रोटियोजोम वगैरह जो है इसको डैमेज कर रहे हैं या ऑटोफेगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें अडाप्ट नहीं कर पाती तो इरिवर्सिबल इंजरी होती है, या तो नेक्रोसिस हो जाती है या एपोप्टोसिस होती है। अच्छा, चेंज इन सेल स्ट्रक्चर क्या है, डिस्प्लेजिया है, और चेंज इन मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, न्यूक्लियर एटेपिया, ये सब चीज़ें जो है वो ये है डिस्प्लेजिया के अंदर आता है, जबकि मेटाप्लेजिया में सेल टाइप चेंज होते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया तो है वो कार्सिनोजेनिक नहीं है, लेकिन अगर प्रसिस्ट करे तो ये दोनों इरिवर्सिबल हो जाते हैं। और जर्नली इरिवर्सिबल हमारे पास क्या होता है, अगर चेंज सेल टाइप भी हो, स्ट्रक्चर दोनों मिला के हो जाए तो न्यूप्लाज्म हो जाता है। हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे पहले जो है ना एटीपी लॉस होती है, याद रखना है, और जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है। तो रिवर्सिबल इंजरी में सबसे पहले स्कीमिया हुआ, एटीपी लॉस हुई, कैल्शियम एक्टिविटी को कैल्शियम एंड सोडियम एटीपीएस पम्प्स जो है कम हुई, ठीक है। तो अब फिर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास सोडियम पोटेशियम सोडियम अंदर आ जाएगा तो हमारा वाटर साथ में अंदर रहेगा, तो हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग होगी, अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकली माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाएगा, सेल स्वेलिंग माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी, राइबोसोम के अंदर से जो है डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी जो ठीक है राइबोसोम की, तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होगी, मेम्ब्रेन में इसमें ब्लबिंग बनेगी, न्यूक्लियर काउंटिंग होगी, रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे पास जो है ना स्कीमिया हो जाएगा। माइलिन फिगर्स आएंगी जो कि क्या होगी कि जो भी हमारे पास जो है रेडिकल्स की वजह से हमारे पास जो है वो हमारे पास पर ऑक्सीडेशन होगी लिपिड्स की, टैग अकोमुलेशन इसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है जिससे एंजाइम लीकेज टॉपोमिन लीक हो जाता है आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है, और इन्फ्लेक्स होता है हमारे पास में कैल्शियम का, ठीक है।
साइटोप्लाज्मिक लीक करते हैं और कैल्शियम अंदर आता है, इसकी वजह से डिग्रेडेटिव एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉस हो जाती है, एटीपी कम हो जाता है, लाइसोसोम रैप्चर होते हैं, ऑटोलाइसिस होती है। न्यूक्लियर डिग्रेडेशन में हमारे पास पिक्नोसिस आती है, पहले न्यूक्लियर कंडक्ट्स होता है पिक्नोसिस, फिर कैरियोरिक्सिस मतलब फिगमेंट में हो जाता है एंडोन्यूक्लियस में रेडिक्लाइजेशन, फिर कैरोलाइसिस मतलब न्यूक्लियर डिसॉल्वेशन, फिर अमॉर्फस डेंसिटीज इंक्लूजन आती हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है कि हमें पता होना चाहिए। स्वेलिंग, राइबोसोम अटैचमेंट, मेम्ब्रेन ड्राइविंग न्यूक्लियर क्रम्पटन इसके अंदर होती है, जबकि रैप्चर और लाइसोसोम, ऑटोलोजिस, पाल्मर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी का भरना। ठीक है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी भरती है तो कैल्शियम आउट जो हो रहा है सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम को लॉस करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एपोप्टोसिस जो है वो एटीपी डिपेंडेंट हमारे पास जो है ना, यानी एटीपी की ही वजह से जो है डिपेंडेंटली प्रोग्राम सेल डेथ होती है एटीपी के प्रेजेंट में। इसका पाथवे एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है, और दोनों पाथों की वजह से हमारे पास कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होती है, जब कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं तो सेल ब्रेक करता है, सेल श्रिंक होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होती है, मेम्ब्रेन ब्लैपिंग होती है, और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं विच आर देन फेगोसाइटोस। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज में डीपली इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और बेसोफिलिक न्यूक्लियस होता है, पिक्नोसिस होती है, कैरियोसिस होती है, लेकिन एपोप्टोसिस में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट मिलती है। ठीक है, जबकि नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास उसमें डैमेज होती है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, सब कुछ अंदर ही अंदर होगा। सही है ना। याद रखना है कि बेसोफिलिक न्यूक्लियस होगा, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो रही है, और इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, डीएनए लेथरिंग क्या होता है, फ्रैगमेंट इन मल्टीपल ऑफ 180 होता है। ये बताता है कि हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही है या नहीं हो रही है, मार्क कर रही है। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। इसमें हमें याद रखना है डीएनए डैमेज जो है वो यूवी लाइट नहीं है, इसमें रेडिएशन, आरओस, टॉक्सिन, रेडिकल इंजरी टॉक्सिन्स की वजह से ये क्या होता है, या मिसफोल्डेड जो भी प्रोटीन्स होती हैं ना, मिसफोल्डेड जितनी भी होती हैं, या हाइपोक्सिया होता है, तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन या हाइपोक्सिया जो है ना वो सेल को डैमेज करवा देता है, उनको खुद ब खुद मार देता है। TP53 की एक्टिवेशन का आता है। ठीक है, बैक्स और बैक एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और कैप स्पेस को एक्टिवेट करके, यानी कि डी में सेल ये डेथ हो, पता है ये सेल ख़राब है, इसकी प्रोटीन सही नहीं है। ठीक है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, ऑक्सिया हुआ है, या रेडिएशन की वजह से कोई सेल ख़राब हो गया, तो उस सेल को ये ख़राब हो गया तो हम उसको डेथ एपोप्टोसिस करवा देते हैं। जबकि स्ट्रिंजिक जो पाथवे हैं वो डेथ रिसेप्टर पाथवे, फेस लैगन फास्ट से बढ़ेगा, या TNF रिसेप्टर TNF अल्फ़ा जो है ना वो हमारे पास कैस्पेट को एक्टिवेट करेगी। या साइटोटॉक्सिक T सेल्स भी सेल डेथ करवाते हैं, एपोप्टोसिस करवाते हैं, ग्रेनिन और पॉर्फिन रिलीज़ करके हमारे पास न्यूक्लियर की फिगमेंटेशन होगी, कैस्पेसिस करवाएंगे, साइटोस्केलेटन डिस्ट्रक्शन होगी, साइटोप्लाज्मिक बल्ब्स बनेंगे, एपोप्टोटिक बॉडी बढ़ेगी, मैक्रोफेजेस जाके उसको खा लेंगे। ठीक है, अब नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, एक्सोजेनस इंजरी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, सेल अंडरग्रो करेगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एंड प्रोटीन डीनरेशन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लीक। तो क्या होगी, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी प्रोटीन्स की, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट लीक करेंगे और लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा अनलाइक एपोप्टोसिस। नंबर 1 इज़ कोगुलेशन निक्रोसिस, यानी कोगुलेटिव निक्रोसिस। मोस्ट टिश्यू में इस्कीमिया इन्फार्क्ट के बाद ये होती है कोगुलेटिव निक्रोसिस होती है। इस्कीमिया इन्फार्क्शन जो है वो डीनेचर करती है एंजाइम को, प्रोटियोलिसिस जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्व सेल स्ट्रक्चर जो है प्रिजर्व रहता है, सेल आउटलाइन सीन होती है इसके अंदर। ठीक है, और बट न्यूक्लियर डिसअपियर, इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक बाइंडिंग और इओसिन स्टेन, इंक्रीज इसिनोफिलिया, रेड पिंक कलर है इसमें हमें नज़र आता है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम जो है हमारे पास ए है, ये देखें डायग्राम दे रही है। ठीक है, इस्कीमिया इन्फार्क्ट की वजह से डीनेचर हो गए एंजाइम्स।
सही है। उसके बाद हमें लिकोफेटिक नेक्रोसिस जो बैक्टीरियल एब्सेस और ब्रेन इन्फार्क्ट्स के अंदर, बी वालों में हमारे पास लिकोफेटिक होती है। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करते हैं जो डाइजेस्ट कर लेते हैं टिश्यू को। पहले अर्ली फेज में जब बैक्टीरिया आता है तो सेलुलर डायब्रेस न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है, सही है ना। लेट में हमारे पास क्या होती है, सिस्टिक स्पेसिस होती है और कैविटेशन बनना शुरू हो जाती है। याद रखना कि सिस्टिक स्पेसिस हमारे पास और कैविटेशन होती है ब्रेन में। न्यूट्रोफिल और सेल डाइवर्स सीन विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। न्यूट्रोफिल और सेल डाइवर्स सीन विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये डायग्राम है बी में, ये हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही कैशियस नेक्रोसिस जो है हमें पता है, जो भी कैशियस बनाएंगे ना, जैसे टीबी फंगस बनाती है और नोकार्डिया बनाता है। मैक्रोफेजेस वॉल ऑफ करते हैं इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को, ग्रैन्युलर डायबुलस बनता है। चीज़ लाइक ग्रॉस अपीयरेंस होती है हमारे पास। फ्रेगमेंटेड सेल्स एंड डायबर्स सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमा, यानी कि मैक्रोफेजेस भी होती हैं और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। डायग्राम सी में हमें चीज़ लाइक पैटर्न नज़र आ रहा है ये। फिर फैट नेक्रोसिस जो है वो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में जब स्पॉनिफिकेशन हो जाती है पैरापेनक्रेटिक फैट। नॉन एंजाइमेटिक ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से भी फैट नेक्रोसिस होती है। ट्रॉमा हो गया फैटी टिश्यूज़ का, उसमें भी। डैमेज पैनक्रेटिक सेल रिलीज लैपेसिस विच ब्रेक डाउन फैट। लैपेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स टैग को। टैग के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड निकलते हैं, वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, स्पॉनिफिकेशन होते हैं, चौकी वाइट अपीयरेंस आती है। आउटलाइन ऑफ डेड फैट सेल विदाउट पेरिफेरल न्यूक्लियर, सिर्फ डेड फैट सेल्स होते हैं। स्पॉनिफिकेशन ऑफ फैट होती है। याद रखना जो हमारे पास कैल्शियम जो होता है ना वो बेसोफिलिक नज़र आता है। यहाँ पे ये जो जितना भी कैल्शियम की रिपोजिशन हो रही है ये बेसोफिलिक नज़र आई है। आउटलाइंस ऑफ सेल डेड फैट सेल्स विदाउट पैरिफेरल स्पॉनिफिकेशन ऑफ फैट कंबाइंड विद कैल्शियम अपीयर डार्क ब्लू एनर्जी। दो बातें याद रखें, इसमें भी आउटलाइन प्रिजर्व होगी और कोगुलेटिव में भी आउटलाइन प्रिजर्व होगी। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है इम्यून वास्कुलर रिएक्शन, जैसे कि पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर होती है, ठीक है। और नॉन इम्यून वास्कुलर रिएक्शन में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में होती है, फिर क्लम्शिया में होती है। इम्यून कम्प्लेक्स की रिपोजिशन होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, या फिर हमारे पास जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिन लीकेज फ्रॉम द डैमेज वेसल, ठीक है। या तो प्लाज्मा प्रोटीन लीक होती है या इम्यून कम्प्लेक्स की वजह से टाइप 3। इसमें इसिनोफिलिक लेयर होती है प्रोटीशियस मटीरियल, जैसे इस डायग्राम में बने हुए हैं। फिर हमारे पास गैंग्रीनस क्या होती है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी को इन्वॉल्व करती है और जीआईटी ट्रैक्ट में होती है गैंग्रीनस। क्रॉनिक इस्कीमिया के बाद होती है, जैसे ड्राई में इस्कीमिया होता है, वेट यानी वेटी वेटी यानी इन्फेक्शन हो गया, ड्राई इस्कीमिया होता है। तो हमने कहा था हर जगह क्या होती है, कोगुलेटिव होती है। फिर वेट में क्योंकि इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन में हमेशा कोगुलेटिव होती है, कोगुलेटिव सुपर इम्पोज हो जाती है ऑन लिक्विफेटिव जो है वो सुपर इम्पोज हो जाती है ऑन कोगुलेटिव। पहले तो कोगुलेटिव ही होगी, हर टिश्यूज़ में होती है, लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो लिक्विफेटिव सुपर इम्पोज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आता है, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई अगर हो हमारे पास टू मीट डिमांड तो हमारे पास उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, आर्टीरियल परफ्यूजन कम हो जाती है, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रही है, ठीक है। या फिर हमारे पास वीनस ड्रेनेज कम हो रही है, जैसे कि टेस्टिकुलर ट्यूशन की वजह से। या फिर बर्ड-चारी सिंड्रोम है, शॉक के रीजन्स मोस्ट वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया और स्कीमिया एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन क्या होते हैं। ब्रेन में हमारे पास ACA, MCA, PCA आता है, ठीक है। इन तीनों ये बॉर्डर जोन एरियाज़ हैं। हार्ट में हमारे पास सब एंडोकार्डियम ऑफ एल्वी आता है। येलो लाइन्स इन आउटलाइंस आ सब एंडोकार्डियम इन्फेक्शन। किडनी में हमारे पास जो है, अच्छा हम किडनी में हमारे पास स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आता है जो मेडुला में होता है, ठीक है। याद रखना मेडुला में हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है और थिक असेंडिंग लोब। हमारे पास असेंडिंग निम होता है, डिसेंडिंग निम होता है, लेकिन थिक असेंडिंग निम इसमें।
सेंट्रल वेन जो होती है वो जोन 3 जो होता है लिवर में, कोलोन में स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है, याद रखना हेपेटिक नहीं होता, और रेक्टोस्माइगमॉइड जंक्शन होता है जिसे हम सैडॉक भी कहते हैं. पॉइंट. Watershed area borders on receive blood supply from the most distal branches of the two arteries. तो इस बहुत एक तो डिस्टल होती है और लिमिटेड कोलेट्रल होती है, तो इसकी वजह से इसमें स्कीमिया होता है हाइपरपरफ्यूजन की वजह से. न्यूरॉन्स मोस्ट वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया इस्केमिया रिजल्ट्स इंक्लूड पकंजी सेल्स जो तो सेरिब्रलम इनमें आते हैं, और पायरामिडल सेल्स जो होते हैं वो हिप्पोकैम्पस के आते हैं. तो परकिंजी सेल्स जो है सेरिबेलम के आगे, पायरामिडल सेल्स जो हिप्पोकैम्पस के आगे, एंड न्यू कॉर्टेक्स. वेनुनेबर इसका निमोनिक क्या था? वेनुनेबर हिप्पो नीड प्योर वाटर. तो उसमें वेनुनेबर हिप्पो यानी हमारे पास होता है, ठीक है, और नीड का मतलब न्यू कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो है प्योर वाटर मैंने पता नहीं क्यों लिखा है किस वजह से, ठीक है. हिप्पो, न्यू कॉर्टेक्स और पंगंजी हो गया, ठीक है. फिर रेड इन्फार्क्ट कहाँ पे होती है? अकर से इन वीनस सिक्लूशन विद टिश्यूज विद मल्टीपल ब्लड सप्लाई में रेड इन्फार्क्शन होती है. जैसे कि लिवर में ड्यूअल सप्लाई है, लंग में ड्यूअल सप्लाई है, इंटेस्टाइन में होती है, टेस्टिस में ड्यूअल सप्लाई है, एंड विद रिपरफ्यूजन आफ्टर एंजियोप्लास्टी. रिपरफ्यूजन इंजरी इज ड्यू टू रिपरफ्यूजन इंजरी होती क्यों है? फ्री डेलीवरी की वजह से. तो वीनस सिक्लूशन की वजह से होती है. जबकि पेल एंड फास्ट सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं जिनकी सिंगल ब्लड सप्लाई होती है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, इनमें सिंगल सप्लाई है. तो ये डायग्राम बनाई हुई इन्होंने, रेड इन्फार्क्ट एंड इट इज पेरेंट मोड. देन हमारा फ्री रेडिकल इंजरी होती है जो कैसे डैमेज करता है किसी भी सेल को. नंबर 1, या तो वो सेल मेम्ब्रेन पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाता है, या प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कराता है, या पे डीएनए को ब्रेक करता है. सबसे पहले अगर इनिशिएटेड वो रेडिएशन एक्सपोजर वो कैंसर की थेरेपी हुई, मेटाबॉलिज्म ड्रग फेज 1 में रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, एनओ की वजह से यानी इन्फ्लेमेशन, ट्रांजिएंट मेटल डब्ल्यूबीसीज की वजह से, ऑक्सीडेटिव ब्रेस्ट की वजह से. तो फ्री रेडिकल्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय स्कैवेंजिंग एंजाइम जैसे कैटेलिसिस होते हैं. एक बार रिस्पायरेटरी ब्रेस्ट पढ़ लो तो ये सब समझ आ जाएगा. सुपर ऑक्सीडेस, ग्लूटाथियोन पैराऑक्सीडेस, स्पॉन्टेनियस डिके, खुद ब खुद डिके होना, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी, ई एंड सर्टेन मेटल का रिपोर्टिंग, ट्रांसफरेंस सेरोकुलरिज्म. एग्जाम्पल्स क्या होता है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में रेटिकुलर प्रीमेच्योरिटी आता है जिसमें अबनॉर्मल वस्कुलराइजेशन मिलती है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया आता है हमारे पास, और रिपरफ्यूजन इंजरी आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक, यानी कि ऑक्सीजन दे दिया हमने, उसके ऐसे एक तो दो चीज़ें होते हैं. तो अबनॉर्मल वस्कुलेशन होती है रीना पे, लंग में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो जाता है टॉक्सिसिटी की वजह से, और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की वजह से हमारे पास जब ऑक्सीजन वापस मिलता है तो रिपरफ्यूजन इंजरी. ड्रग हो केमिकल टॉक्सिन या एस्टोमाइनोफिन की ओवरडोज या CCl4 की, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाय साइटोक्रोम P50 इंटू CCl3 फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से फैटी लिवर सेल इंजरी होती है, और डिक्रीज हो जाती है एपोलिपोप्रोटीन सिंथेसिस की. तो जो CCl3 होता है वो फैटी लिवर मतलब फैटी लिवर कराता है. कैसे? सेल की एक तो इंजरी कराता है, इसकी वजह से लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस कम होती है, और पेशेंट की अगर लिपोप्रोटीन नहीं बनती है तो फैट ये सर्कुलेशन ख़राब होती है, फैटी चेंज आता है, सेटिलिवर नेक्रोसिस होती है, मेटास्टोरेज डिजीज में हेमोक्रोमेटोसिस और आयरन. आयनाइजेशन रेडिएशन मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है. ये जो है ना आयनाइजिंग रेडिएशन वो डीएनए को डैमेज कराते हैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करवा के, याद रखना, नॉट सिंगल. जो सिंगल होते हैं वो रिपेयर होते हैं बाय पॉलीमरेज से. सेलुलर डैमेज होता है वो बहुत डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली हो रहा है फ्री रेडिकल की वजह से. जैसे सिग्निफिकेंट हमारे पास डोजेज मिल रही हैं रेडिएशन की, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट्स की. हमारे पास क्या होती है? लोकलाइज इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, और न्यूप्लाजिया होते हैं, यानी कि ल्यूकीमिया होता है पेशेंट को, या थायराइड कैंसर की वजह से हम पेशेंट को दे रहे हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि ल्यूकीमिया और थायराइड कैंसर की वजह से होता है रेडिएशन की वजह से. एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम में कि एकदम हो जाता है, डेवलप आफ्टर सडन होल बॉडी एक्सपोजर टू हाई. उसमें पेशेंट को सबसे बड़ा GIT सिम्टम हमने बहुत सारी जगहों पे देखा कि नाइजो, वॉमिटिंग, डायरिया होना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होते हैं,
वेरी डिफिकल्ट टू कॉप विद, इरिथमिया हो जाते हैं, साइटोमेनिया होता है, हेडेक, अल्टर मेंटल स्टेटस होता है। देन हमारे पास स्टेम सेल्स ऑफ रैपिडली रीजनरेटिंग टिश्यूज यानी कि स्किन, बोन मैरो, GI ट्रैक गोनेट आर द मोस्ट सस्पेक्टेबल टू रेडिएशन इंजरी। तो जो ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं, जैसे स्किन हमारी है, बोन मैरो है, GI ट्रैक्ट है, ये हमारे पास गुनेरियम सस्पेक्टेबल है रेडिएशन के, तो ये डैमेज होता है। रेडियोथेरेपी ना कैंसर सेल को ज़्यादा डैमेज करती है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी सेल्स, बिकॉज कैंसर सेल हैव, उनके जो कैंसर सेल होते हैं उनका डिसफंक्शनल DNA रिपेयर होता है। तो जैसे ही हम रेडिएशन देते हैं कैंसर सेल्स की, तो वो इनका रिपेयर इतना ज़्यादा होता है। एक तो ये बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं, सही से DNA रिपेयर नहीं होता, ठीक है। तो जब भी रिबिल्डिंग डिवाइडिंग होते हैं वहाँ रेडियोथेरेपी अच्छा खासा काम करती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा डैमेज करती है वो सेल जो रैपिडली डिवाइड करते हैं, और उनमें थेरेपी रिपेयर भी सही नहीं हो पाता, तो वो एपोप्टोसिस हो जाती है उनकी। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन आती हैं, जो कि कैल्सिफिकेशन होती है, मैंने बोला हमेशा वो बेसोफिलिक नज़र आते हैं, डिस्ट्रॉफिक होती है और मेटास्टेटिक होती है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है एक मेटास्टेटिक, पहले पढ़ते हैं कि नॉर्मल टिश्यूज़ में होती है, मेटास्टेसिस में कोई इन नॉर्मल टिश्यूज़ होती है, और वाइड स्प्रेड होती है, डिफ्यूज़ होती है मेटास्टेटिक, इंटरस्टिशियस टिश्यूज़ और किडनी, लंग, गैस्ट्रिक माइकोजा। गैस्ट्रिक माइकोजा में क्यों होती है, दीज टिश्यू लूज एसिड क्विकली, गैस्ट्रिक माइकोजा दीज टिश्यूज लूज एसिड क्विकली। तो जो हमारे पास एसिड जो है लॉस कर लेते हैं, उनकी इस pH जो है फेवर करता है हमारे पास कैल्शियम डिपोजिशन। नेफ्रोकैल्सिनोसिस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स में लीड टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, ठीक है ना, एंड रीनल फेलियर। जो कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नेफ्रोकैल्सिनोसिस आती है। अच्छा, ये सेकेंडरी टू हाइपरकैलेमिया होता है, मतलब कोई ना कोई जो है ना डिसऑर्डर होगा, ठीक है, जैसे कि सेकेंडरी हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरपेरेथोसिस, हाइपोथायराइड, विटामिन डी, हाइपरफॉस्फेटेमिया है, और ये यूजुअली जो है ना कैल्शियम लेवल इसमें अबनॉर्मल होता है। जबकि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ना, ये अबनॉर्मल डिजीज़ टिश्यूज़ में होती है, लोकलाइज होती है, लेकिन ये लोकलाइज होती है, एक जगह पे होती है, मेटास्टेटिक नहीं होती। जैसे कि कैल्सिफाइड कैस्टिनोसिस TB के साथ एसोसिएटेड है, जो लंग में हो, पेरिकार्डियम में, अदर ग्रेनुलोमाटोसिस इन्फेक्शन, लिक्विफेटिक नेक्रोसिस ऑफ क्रॉनिक एब्सिसिस में अगर हो रही है वहाँ पे हो सकती है, फैट नेक्रोसिस के बाद, देन फॉक्स, थ्रोम्बोइड, शिस्टोमायोसिस, कंजेनिटल CMV, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, सोमा बॉडी, क्रेस्ट सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कैन बी वगैरह। ये कोई ना कोई इंजरी हुई हो, नेक्रोसिस की वजह से हो जाती है, और इसमें कैल्शियम के लेवल हैं बस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लिपोफिशन क्या होता है, येलो ब्राउन वियर एंड टेयर है, पिगमेंट है, नॉर्मल एजिंग में होता है। इसमें लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस विद प्रोटीन, लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्सेस विद प्रोटीन मे बी डिराइव थ्रू लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से होती है, जो किसकी होती है, वो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स की, जो है ना, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनकी जब लिपिड पेरोक्सीडेशन होती है ना, तो हमारे पास ये बन जाता है। और टॉप्सी होल्डर जो है ना वो रिलीव करेगी, इसके डिपॉजिट हमारे पास पूरी बॉडी में मिलते हैं, अडोल्टी हार्ट में होते हैं, लिपोफ्यूजन कॉलोन में, लिवर में, किडनी में, हर जगह पे होता है। इसके बाद हमारे पास एमल्डोसिस आती है। एमल्डोसिस में हमारे पास क्या आता है, अबनॉर्मल एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन्स और देयर फ्रेगमेंट्स। जब प्रोटीन की एग्रीगेशन होती है ना, तो वो बीटा प्लेटेड लीनर शीट्स बनाती हैं। शीट्स जब बनती हैं तो वो इनसेल्युबल फाइबर बनाते हैं, और इनसेल्युबल फाइबर जो हैं सेल को डैमेज करते हैं, और सेल जब डैमेज होता है तो वो एपोप्टोसिस है। तो ये शीट्स जो बनेंगी वो इनसेल्युबल होंगी, और इनसेल्युबल अकोमुलेशन की वजह से सेल डैमेज होगा, और हमारी बॉडी जो है इसको एपोप्टोसिस का सिग्नल देगी। अम्बुलॉइड की जो डिपोजिट होते हैं हमें कॉन्गो रेड स्टेन से हमें नज़र आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जैसे ए डायग्राम के अंदर नज़र आते हैं, ये हमारे पास एमल्डोसिस है। उसके अलावा HE स्टैंड पे हमारे पास जो है ना ये ग्लोमेरुलर मेसेंजर एरिया में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है।
जो ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी वजह से थोड़ी सी इनलार्ज मिलेगी। तो ये है एप्पल ग्रीन अपेयरेंस। अली अपा क्या कह रहे थे? अली तुमने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की? क्या वीडियो क्यों नहीं अपलोड की? अब तो ट्रैवल करेंगे तो क्या हो? पापा भी ठीक है बोलते हैं वो ट्रैवल या इनका ट्रैवल है हाँ